वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अपना लेक्चर 2 विच विल बी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि आपसे जो है इस आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी है जिसका, और जूनियर एग्जीक्यूटिव भी हम इसे कह सकते हैं, तो उसकी वैकेंसी है। इस एग्ज़ाम को जो है रिटन एग्ज़ाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से ही 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। पार्ट ए बेसिकली आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होगा जिसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, राइट। तो 60 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, 60 मार्क्स के। ऐसे ही पार्ट बी जो है वो आपका टेक्निकल होगा। यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अप टू 12th लेवल, और यहाँ पे भी 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 60 मार्क्स के। टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगी अटेम्प्ट करने की 2 आवर्स की। तो ये तो हमने जान लिया सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं शेयर किए थे, डिस्कस किए थे। अब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, What is the ratio of the bike's time taken to cover the same distance if the speeds of 3 bikes are in the ratio 3:5:7? तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या रेशियो होगा बाइक्स के टाइम का अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करती है। 3 बाइक हैं ए बी सी, तीनों ही बाइक सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, ए प्लेस से बी प्लेस पे जाती है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो उनके टाइम का क्या रेशियो होगा अगर स्पीड का रेशियो जो है वो कितना है 3:5:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस करते हैं तो वहां पे हमें क्या बताया गया था, क्या हमारा इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट होता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्पीड का, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दी हुई है रेशियो में, 3:5:7 हमें स्पीड का रेशियो दिया है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे। इट विल बी 1/3:1/5:1/7। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया, आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, होल नंबर्स में चाहिए। तो क्या करेंगे, जब भी हमें फ्रैक्शन में रेशियो दिया होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा 357 का, इट विल बी 105, और उसको न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 है तो 105/3 रेशियो 105/5 रेशियो 105/7। जो भी नंबर जिस भी नंबर से कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 21, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 35:21:15, राइट। कितना आ गया, 35:21:15। आपको सिंपली करना क्या है, जैसा कि मैंने बोला स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्पीड। ठीक है, आप क्या कर देंगे, 3 विल बिकम 1/3, 1/5, 1/7 रेशियो हमारा आ गया। फ्रैक्शन में मिला, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रेशियो कितना आ जाएगा टाइम का 35:21:15। सो इट विल बी ऑप्शन
4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4, इट इज 35:21:50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम में, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर यहाँ पे दिए हुए स्क्रीन पे भी हाईलाइट हो रहे, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप उन पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आते, सो दैट वी कैन सॉल्व इट इन 24 to 48 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन्युफैक्चरर ऑफर्स अ 12% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोडक्ट बनाता है, और जो भी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है होलसेलर या रिटेलर, ठीक है, उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? 12% की रिबेट देता है। द रिटेलर ऑफर्स 15% रिबेट ऑन द रिड्यूस प्राइस। अब जो रिटेलर जो है जितने में उसे मिल रहा है, अगर जो वो सेल करता है तो उस पर और 15% का डिस्काउंट जो है वो अपने कस्टमर को ऑफर करता है। द टू रिडक्शंस आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल रिडक्शन ऑफ। तो ये जो दो डिस्काउंट है, अगर हमें इसे एक में ही क्लब करना होगा तो वो सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो कितने का होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है। देखिए दो तरीके, या तो हम एक लेट करके भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज ले लिया, दैट विल बी अ वेरी बिग मेथड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर दो डिस्काउंट हमें दिए होते तो हम क्या लगाते हैं? x + y + xy अपॉन 100 का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट है। जब डिस्काउंट होता है तो वैल्यू प्लस में होती है, या कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है, डिस्काउंट होता है या कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है और परसेंटेज में दिया, तो वैल्यू किस में होगी? प्लस में ना होकर के किस में होगी? माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और अगर कहीं पे जो है एप्रिसिएशन हो रहा है और या फिर जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में वैल्यू किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिबेट है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट की वैल्यू हमेशा हम लोग जो है माइनस में कंसिडर करते हैं। किस में कंसिडर करते हैं? माइनस में कंसिडर करते हैं। तो x will be -12 and y will be -15। तो -12 ब्रैकेट के बाहर प्लस ही लिखेंगे, y की जगह लिख देंगे -15, यहाँ पे प्लस रहा, -12 मल्टीप्लाई बाय -15/100, -12 प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 180 माइनस माइनस प्लस, तो 180/100 आ गया। अब यहाँ कितना था? -12 और -15, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम -27। और यहाँ पे क्या है? 180/100, तो 100 से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.8, राइट। तो -27 + 1.8 इज इक्वल टू -25.2%, राइट, -25.2, राइट। तो क्योंकि डिस्काउंट था, सिंगल डिस्काउंट में कितना हमें, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 25.2। तो ऑप्शन 4 इज अगेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। दूसरा मैंने आपसे बोला कि अगर आप चाहो तो इसको जो है लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है आप 100 रुपीज कंसिडर कर सकते हो और उसके ऊपर देख सकते हो कि कितना डिस्काउंट हमें मिला है। चलिए उस तरीके से भी इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए जो ये प्रोडक्ट था, हमने मान लिया कि इसका प्राइस जो है लेट इट बी 100, कितना प्राइस है? 100 रुपीज है, ठीक है। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट 100, राइट। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, यहाँ 100। अब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, यहाँ पे तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, या काइंड ऑफ डिस्काउंट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। हम लोगों को तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है?
माइनस होता है 100 माइनस डी, तो इट विल बी 12। ठीक है, ये आ गया। और फिर दूसरी चीज, एक और बार डिस्काउंट मिल रहा है 15% का, तो 100 माइनस 15 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 88 बाय 100, 85 बाय 100। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 88 मल्टीप्लाई बाय 85 बाय 100, राइट। तो 88 को 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देख लेते हैं हमारा कितना आ जाता है। तो ये हमारा आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 74.80। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 74.80। तो डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। हालांकि डिस्काउंट अभी हमारा रुपीस में आएगा, तो 100 माइनस, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100 रुपीज था, उसमें से सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे 74.80, तो इट विल बी 25.2। डिस्काउंट कितने का दिया उन्होंने, 25.2 रुपीज का दिया। परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है तो सेम हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट इन रुपीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 25.2 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 25.2%। कितनी आ जाएगी, 25.2%। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी अ वेरी लेंदी वन। कोशिश कीजिएगा कि इसे शॉर्टकट से करें, क्योंकि हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, 2 डिस्काउंट हमें दिए हुए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जैसा मैंने बोला था कि अगर हमें 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कि कितने किसके इक्विवेलेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का। चलिए, तो आपको अभी 2 क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे जो है पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें मिला टाइम स्पीड डिस्टेंस का, दूसरा क्वेश्चन हमें मिला आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल टू डेसिमल। अब हमें ऑक्टल दिया हुआ है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। ऑक्टल का मतलब होता है जहां पे बेस वैल्यू जो होती है वो 8 होती है, और डेसिमल में बेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। सो 58 8 दिया है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल जो ये वाला 8 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है यहाँ 8 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस वाले 8 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो हमें 5 दिया है, इस वाले 5 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 8 की पावर 1। इन केस यहाँ पे 2 दिया हो तो 258 दिया होता तो 200 को किससे करते, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 8 की पावर 1 मीन्स 8, ये वाला ऐसे ही रहेगा। 8 की पावर 0 दी है तो एक्सपोनेंट में जहां पे पावर 0 होती है वहां पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, राइट। सो 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, तो आंसर कितना आ गया, 48। डेसिमल में वैसे जब हम लिखते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आती है लाइक दिस 48, और बेस वैल्यू विल बी 10। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्टल दिया है तो बेस वैल्यू विल ऑलवेज बी 8, और डेसिमल दिया है तो बेस वैल्यू विल ऑलवेज बी 10। चलिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर, राइट। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला नंबर कितना भी बड़ा हो, पावर जो होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे दिया है मान लीजिए 3126 की ऑक्टल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू निकालनी है, बेस वैल्यू 8 है, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर बढ़ती जाएगी 6 के लिए,
6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3 से। ठीक है ना, 0 1 2 3, राइट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 64, और ये आपका हो जाएगा 512। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 512। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए। ये हो गया 36, 15, यहाँ आ गया 64, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 6, ये हो गया 1600 और ये हो गया 22। आंसर विल बी 1622। तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 3126 की डेसिमल वैल्यू 1622। ठीक है, पावर ही हमें लगानी है, वो देखना है कि कौन से प्लेस पे हमारा नंबर है। ठीक है, चलिए, काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। डैश परसेंटेज ऑफ 145 प्लस 12.5% ऑफ 125 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। इट विल बी मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई बाय 22, करेक्ट टू 2 डेसिमल। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क जो दिया है, लेट इट बी x परसेंटेज। इसको क्या ले लेते, x परसेंटेज ले लेते। तो x बाय 100 ऑफ 145 प्लस 12.5 है, 100 तो परसेंटेज का आ गया और पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 125 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 22। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 29, 29x बाय 20, और ये हमारा 5 4 1 2 मीन्स 1 बाय 8, 125 बाय 8 इक्वल्स टू 88। एलसीएम लेंगे 20 और 8 का, इट विल बी 40, 58x प्लस 625 88। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 625 बाय 58। तो x की वैल्यू हमारी इससे निकल आएगी। सो x की वैल्यू जो हमारी आएगी, इट विल बी 49.91। कितनी आ जाएगी, 49.91। ये ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है जब वो राइट हैंड साइड पे जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और प्लस का साइन जो है वो लेफ्ट से जब राइट पे जाएगा, राइट से जब लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस विल बिकम माइनस, राइट। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 49.91। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। मेन यहाँ पे मैटर करता है कि हमारी कैलकुलेशन हमें स्पीडी करनी होगी, और स्पीडी कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट्स में या फिर आप देखेंगे यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे हमने आपके साथ वीडियो जो है शेयर कर रखे हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से मल्टीप्लिकेशन करनी है, राइट, या किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज दी शॉर्टकट टू डू दैट, राइट। तो वो शॉर्ट्स वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग अपनी फास्ट कर सकते, कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके शॉर्ट्स हमने आपके साथ काफ़ी सारे शेयर कर रखे। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए गेट फोरम के जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन है वहाँ जा कर के देख लेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, a sum of rupees 22,400 amounts to rupees 24,650 in 6 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest correct to 2 decimal place? यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 24,650 की जगह है 24,250, राइट। तो उसने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है हमारा 22,400, जो कि 6 इयर्स में कितना हो जाता है 24,250 व्हेन वी डिपॉजिट इट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जब हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 22,400 रुपीज जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करते हैं तो 6 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है 24,250। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इन 6 सालों का कितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, यहाँ हमें क्या दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट दिया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, राइट। तो माइनस कर लीजिए 24,250 माइनस 22,400 को जब आप माइनस करेंगे तो इट विल बी 1,850। कितना इंटरेस्ट मिला था 6 सालों में 1,850 हमें जो है इंटरेस्ट मिला था, वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। प्रिंसिपल हमारा है 22,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें दिया है 6 इयर्स का, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इट विल बी 1850 डिवाइडेड बाय 224 मल्टीप्लाई बाय 6। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल फाइंड आउट इट विल बी 1.37 समथिंग आएगा। तो हम उसे जो है क्योंकि राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल में, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 1.38 ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन लगा होगा काफी, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं, हमें डायरेक्ट चीजें दे रखी हैं, प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, हमें फाइंड आउट क्या करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है ना, कि कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है हमें जो है बैंक में जहाँ पे भी जिस भी स्कीम में हमने डिपॉजिट किया उसने हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू के 5 क्वेश्चन किए, काफी सिंपल मिले, काफी सिंपल आते भी हैं एग्जाम में, प्रोवाइडेड हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स जो है हम स्कोर जो है इसमें कर लेते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपका ये एप्टीट्यूड का जो पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, वो भी हमने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन आए। हमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मार्क्स के पूरे 15 मार्क्स इसमें मिल जाते, पूरे मार्क्स इसमें आ जाते हैं, कहीं कोई रिडक्शन नहीं होनी है। कंसेप्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में ये बहुत मैटर करता है कि हमारी कितने अच्छे से प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। फॉर्मूला सबको मालूम होते हैं, मोस्टली बच्चों को मालूम होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स को मालूम होते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा, कैसे अप्लाई होगा, वो तभी हमारी क्लियरिटी आएगी जब हम ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, सिलेंडर हमारा इस शेप का होता है, ठीक है,
और ये इसका क्या है, हाईलाइटेड पार्ट जो मैंने किया है ग्रीन कलर से, इसको येलो से कर देती हूँ तो आपको काफी अच्छे से क्लियर। दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, गोल करते हैं ना सिलेंडर को, दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और स्क्वायर काइंड ऑफ बॉल। तो कह रहे हैं दोनों का कर्व सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है, सिलेंडर का भी और स्क्वायर का भी। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, 2 पाई RH, और इसका कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। स्क्वायर का कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब उन्होंने बोला इफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर एंड सिलेंडर आर 2 and 3, तो स्क्वायर का रेडियस कितना है 2 है और सिलेंडर का कितना है 3 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है निकालिए सिलेंडर का कितना होगा। पहले जो है हाइट निकाल लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें जो है दोनों के कर्व सरफेस एरिया इक्वल बताए, वैल्यूज को पुट करते 2 पाई, सिलेंडर का रेडियस है 3। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिए, यहाँ पाए से पाए जो है वो कैंसिल हो जाएगी कि दोनों में सेम है। पाई की वैल्यू 22/7 22/7 होती है, राइट। आर कितना है 3 है, एच हमें फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर का रेडियस कितना है 2 है, 2 × 2, तो h की वैल्यू निकल जाएगी 4 × 2 × 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल। तो हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की 8/3। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो ये कर्व पार्ट जो हमें दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई RH, और फिर ये बेस वैल्यू है, ठीक है ना, सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई R स्क्वायर होता है। अब कितने एरिया है यहाँ पे, कितने सर्कल है 1 2, कितने सर्कल है 2 सर्कल है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, राइट। अब जो चीज इनमें कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई R दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा H प्लस R, ठीक। पाई को पाई की तरह ही लिखे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए है उसमें भी वैल्यूज जो है पाई में दी हुई है। R हमारा कैंडिडेट्स कितना है 3 है, H इज 8/3 and R is 3, 6 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 3 is 9, 17/3 आ गया, 3 1 is 3, 3 2 is 6, ये आंसर कितना आ गया 34 पाई। कितना आ गया आंसर 34 पाई। सिंपल, राइट, इजी लगा होगा काफी, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 34 पाई, ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए। टोटली पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, पूरा फॉर्मूला बेस था, इसमें तो कहीं कोई न्यू एप्लीकेशन भी नहीं लग रही है। आपको डायरेक्टली जो है फॉर्मूला ही पुट करना था, फॉर्मूला लगा के सीधा वैल्यूज आपने उसमें मेंशन कर देनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। A, B and C rent a pasture. A puts 5 oxen for 4 months, B puts 8 oxen for 5 months and C puts 10 ox for 3 months for grazing। ठीक है ना, एक फील्ड में जो है A ने अपनी जो है 5
ऑक्सिस को 4 मंथ्स के पीरियड के लिए रखा, बी ने 8 ऑक्सिस को 5 मंथ्स के लिए रखा और सी ने 10 ऑक्सिस को 3 मंथ्स के लिए रखा फॉर ग्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द रेंट ऑफ द पेस्चर इज ₹180 then how much B pay as his share of rent? तो उन्होंने बोला अगर टोटल रेंट जो है इन्होंने पे किया 180 रुपीज, तो बी ने कितना पे किया होगा रेंट, बी का रेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, इनके ए बी सी के रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं कि कितना कितना रहा, क्योंकि सबने मतलब जिन्होंने जो भी अपनी ऑक्सिस रखी उनके नंबर भी डिफरेंट है, टाइम भी जो है वो डिफरेंट है। तो क्या करेंगे इसके लिए रेशियो निकालेंगे। उससे पहले 5 ऑक्सिस ए ने कितने मंथ के लिए रखी, 4 मंथ के लिए रखी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। बी ने 8 ऑक्सिस फॉर 5 मंथ्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और सी की कितनी थी 10 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20 रेशियो 40 रेशियो 30, ये निकल आया रेशियो। अब टोटल कितना पे किया पेस्चर के लिए, तीनों ने मिलकर के 180 रुपीज पे किया। हमें किसका फाइंड आउट करना है, बी का रेंट निकालना है, ठीक है ना। रेंट पेड बाय बी, रेंट पेड बाय बी, तो टोटल रेंट था 180, उसमें से बी का कितना पार्ट था, 40 पार्ट था आउट ऑफ 20 प्लस 40 प्लस 30, ठीक है ना। टोटल शेयर सबका कितना था, इतना था 20 प्लस 40 प्लस 30, जिसमें से बी का पोर्शन सिर्फ 40 था, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 40, डिनोमिनेटर की वैल्यू को प्लस करेंगे, इट विल बी 90। कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, 91 दा 90, 92 दा 180, answer will be 80. So how much money will be paid by B as a rent? It is rupees 80. 80 rupees B will pay, या B paid rupees 80. So answer is option 1. Answer is option 1. Simply रेशियो निकालेंगे, रेशियो में देखेंगे कि टोटल कितना है, उसमें से कितना पार्ट जो है बी का या ए का, आप जिसका भी चाहे वो आप निकाल सकते हैं। मतलब आपने एक बार रेशियो निकाल लिया, आपसे ए का पूछ लेता तो ए का रेंट कितना था, तो आप करते 180, कितना पार्ट था 20 पार्ट था रेशियो में, डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू आ जाती, तो आप कहते 40 रुपीज पेड बाय ए। सी का निकालना होता तो इसी तरीके से निकाल लेते, सी का इसी तरीके से जब आप निकालते तो वो आ जाता आपका 60 रुपीज, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने से क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। x की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे बेसिकली ये जो हमें दिया हुआ है रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करना है कि क्या रिमाइंडर आएगा जब हम fx को डिवाइड करेंगे 2x माइनस 1 से, ठीक है। दो मेथड होते हैं, या तो डिवीजन मेथड कर लें या रिमाइंडर थ्योरम लगा लें। रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ये माइनस 1 जो है जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 1/2 आ गई उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। fx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, राइट। कितनी थी x की वैल्यू 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्यूब माइनस 5 1/2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2
प्लस 8. So 1/2 power 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8. It will be 3 multiplied by 1/8. ये कितना हो जाएगा? 2 2s are 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 8, राइट. इट विल बी 3/8 माइनस 5/4 और 1 प्लस 8 इज 9. इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए. 8, 4 और 1 का आप जो है एलसीएम ले लेंगे. 8, 4, 1 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. 8 आ जाएगा. 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 3 जा 3. 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 5 जा 10. और 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा. 8 9 जा 72. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 minus 10 is -7, -7 plus 72 is 65/8. आंसर कितना आ गया? 65/8. फ्रैक्शन में 65/8, ऑप्शन 2. कितना आ गया? ऑप्शन 2 65/8 इज द राइट आंसर. सिंपली क्वेश्चन काफ़ी सिंपल पूछे जा रहे हैं. आपको जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए कई बार क्वेरी आती है कि कौन सी बुक ले. जनरली सजेस्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है RS अग्रवाल, RD शर्मा, वो ले लीजिए. अगर आपको वो नहीं लेना है, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा अगर पढ़ता है 7th 8th क्लास का, तो आप उसकी भी RS अग्रवाल, RD शर्मा लेकर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं. जो लेवल जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का 8th क्लास तक का जो है 7th 8th क्लास का लेवल यहाँ पे आपको मिल रहा है. बेसिकली आप 8th क्लास का RS अग्रवाल, RD शर्मा कोई भी बुक जो है वो यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कंसेप्ट भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में जो है उसमें एक्सप्लेन्ड होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं आप RS अग्रवाल या RD शर्मा ले, NCERT की भी बुक जो है आप ले सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. 6 men can complete a work in 10 days. 6 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. They start the work and after 2 days 2 men leave. अब वो जो है साथ में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 2 लोग जो हैं वो छोड़ करके काम छोड़ के चले जाते हैं. In how many days will the work be completed by remaining men? तो जो बचा हुआ काम जो है उसे कितने दिन में जो है जो लोग थे वो खत्म करेंगे. ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में खत्म होगा, राइट. तो देखिए 2 तरीके हैं, इसको भी 2-3 तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल अभी हम यहाँ पे देखते हैं. 6 men किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना. तो ये मान के चलिए कि 6 men मिल करके एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? 10 पीसेस बना रहे हैं किसी भी चीज के. और वहीं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 men मिल करके कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? सिंपली 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बना रहे हैं? 60 पीसेस बना रहे. ठीक है, ठीक है, 10 दिन में 60 पीसेस बना रहे. तो 2 दिन में कितने बनाएंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेड इन 2 days, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 पीसेस बनाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन सबने साथ में मिलके किए. ठीक है, 2 दिन मिलके साथ में किए, तो कितने अभी और बनाने? टोटल 60 बनाने थे. रिमेनिंग प्रोडक्ट कितने हैं? 60 माइनस 12, 48. अभी 48 पीसेस और बनाने. ठीक है ना. अब वो कितने दिन में बनेंगे? यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ डेज दिए थे, अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने. नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क. कितना? 48 बनाने. और अब कितने लोग हैं? जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दीजिए 4.
तो इट विल टेक 12 डेज। कितना आ जाएगा आंसर? 12 डेज। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में इट विल टेक 12 डेज, राइट? सो इट विल बी, यहाँ ऑप्शन जो है वो गलत है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12 डेज, राइट? आंसर क्या आ जाएगा? 12 डेज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज after spending 10% on clothes, 2% on books, 5% on purchasing gifts for husband and 4% on others, Rani has a balance of rupees 5135। रानी ने 10% खर्चा जो है कपड़ों पे किया, 2% किताबों पे किया, 5% अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने पे किया और बाकी की चीज़ों पे 4% खर्च किया, और उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे? 5135। हाउ मच मनी इन रुपीज वॉज देयर विद हर इनिशियली? तो जब उसने ये खर्चा नहीं किया था उससे पहले उसके पास कितना पैसा था? ठीक है, कितना पैसा था? अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय रानी, कितना खर्चा उसने किया? हमें परसेंटेज में दिया है 10% प्लस 2%, बार बार परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। 10 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, इतना परसेंट उसने खर्च किया। इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना खर्चा आ जाएगा? 21%। और टोटल कितना होता है? हमेशा 100% होता है। अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट वो कितनी थी? 5135 थी, ठीक है। और परसेंटेज में कितनी थी? 100 माइनस 21%, विच इज इक्वल्स टू 5135 ऑफ, एक सेकेंड, ऑफ x इक्वल्स टू 5135, ठीक है ना। तो 100 में से 21% माइनस कर देंगे, 79% आ जाएगा। 79 बाय 100 ऑफ x, x इज द इनिशियल मनी, x इज द इनिशियल अमाउंट। सो 5135 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 79, कैंसिल करेंगे 65 आएगा। तो इनिशियली शी हैड 6500, बिगनिंग में उसके पास कितना पैसा था? 6500। इट इज ऑप्शन 3, राइट? सिंपली जितना भी उसने परसेंटेज में हमें जो पैसा दिया है, जितना उसने खर्च किया था, उन सबको प्लस करेंगे। टोटल परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है, 100 में से उसे माइनस कर देंगे। 100 माइनस 21 इज 79%, which is equivalent to the amount is given in the rupees, which is 5135, उसके equal कर देंगे। and when you will calculate you will find out that she had rupees 6500 earlier, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। A wheel turns 420 times around its axle to cover 4.2 किलोमीटर। कि एक व्हील जो है वो 420 चक्कर जो है वो लगाता है, और 420 चक्कर लगाने में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 4.2 किलोमीटर का, ठीक है ना। 4.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में व्हील को कितने राउंड लगाने पड़ते हैं, कितनी बार गोल गोल घूमना पड़ता है? 420 टाइम्स उसको जो है मूव करना पड़ता है। The diameter of the wheel in meters will be correct to 2 decimal places। तो जो व्हील जो था, जो पहिया जो था, उसका डायमीटर जो है मीटर में कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस
इन मीटर्स, क्योंकि मीटर्स में हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में कर लेंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। टोटल डिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा ना कि कितना चक्कर उसने लगाया और एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमें खैर दिया हुआ है 4.2 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ राउंड कितने, 420, इससे हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक है। तो ये था हमारा कितना, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं 42/10 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये 420 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिस्टेंस निकल आएगा 1 राउंड का। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 मीटर का डिस्टेंस। 10 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक है ना। 10 मीटर का डिस्टेंस एक राउंड में कवर किया था। अब एक राउंड का डिस्टेंस मतलब ऐसे एक सर्कल पूरा करने में, ठीक है ना। अब इसको हमने डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी मान सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है कैंडिडेट, इट इज 2 पाई आर। तो 10 मीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7, इससे रेडियस निकल आएगा, इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35/22। ये कितना आ जाएगा, रेडियस हमारा कितना आ गया 35/22, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो हमें डायमीटर निकालना है, और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो रेडियस कितना था 35/22, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, 2 11 22, इट इज 35/11। 35 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3.18 मीटर। कितना आ जाएगा 3.18 मीटर। यहाँ पे रेडियस निकला था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमारा क्या आ गया, डायमीटर निकल आया, विच इज 3.18, ऑप्शन 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। Different mutual fund companies declare fixed annual rate of interest on the amount invested with them by investors। दो अलग अलग कंपनी है X एंड Y म्यूचुअल फंड की, उन्होंने अपने फिक्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर किए कि अगर आप इस ईयर में इतना पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको इतना मतलब जो है अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट। The rate of interest offered by these companies may differ from year to year depending upon the variation in the economy of the country and bank's rate of interest। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर जो है वो उनका वेरी करेगा, जो कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में हमारे चेंजेस होते रहते हैं या बैंक के जो रेट्स होते हैं उनमें जो चेंजेस होते रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो जो है चेंज होंगे, मतलब जो है रहेंगे। The annual rate of interest offered by the two companies X and Y are given।
और जो उन्होंने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए वो यहाँ पे उन्होंने अपनी इस टेबल में हाईलाइट किए, राइट। एक्स और वाई कंपनी है, किस किस ईयर में कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने ऑफर किया है या दिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। An investor invested a sum of rupees 10 lakh in company X in 2014. अब एक इन्वेस्टर है, उसने 10 लाख रुपीस कंपनी X में डिपॉजिट किए 2014 में। The total amount received after 1 year was reinvested in the same company for 1 more year. अब उसको जो 2014 में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के बाद जो पैसा मिला, टोटल अमाउंट जो मिला, उसने क्या किया, उसे फिर से इन्वेस्ट कर दिया और उसी ही कंपनी में इन्वेस्ट किया। कब किया होगा? 2015 में किया। The total appreciation by the investor on his investment was in lakhs. तो उसका कितना, मतलब बेसिकली उसको कितना पैसा जो है मिला 2 साल के बाद, that you have to calculate. तो उसने कितना अमाउंट जो है कैंडिडेट्स डिपॉजिट किया था, it was रुपीज 10 लाख, ठीक है, 10 लाख डिपॉजिट किया था। अब पहले साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 7.4, सो 100 प्लस 7.4 बाय 100 इज बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट। और सेकेंड ईयर में उसने इसी पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया, तो इस पे उसे कितना मिला? 7.2%। अब तो 7.4 लगेगा नहीं क्योंकि 2015 हो गया, तो इट इज 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 107.4 बाय 100। डेसिमल आप इसका हटा दीजिए और उसकी जगह 10 लगा, 0 एक नीचे लगा दीजिए। ठीक है, 30 से ये 30 कटे, इन 30 से ये 30 कटे, तो ये आ गया 1074 मल्टीप्लाई बाय 1072। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 11,51,328। अमाउंट कितना आ जाएगा? 11,51,328 मल्टीप्लाई करना है सिंपल 1074 को 1072 से। तो उसको जो अमाउंट जो उन्होंने 10 लाख रुपीस डिपॉजिट किया था वो 2 साल के बाद उसको कितना होकर के मिला? 11,51,328 रुपीस। मतलब उसे यहाँ पे 1,51,328 का जो है प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यहाँ डेसिमल रखा है, डेसिमल नहीं है, यहाँ ये कोमा होना चाहिए, राइट। इट इज 11,51,328। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two men on either side of a temple of 40 meter height observe its top at the angles of elevation 30 degree and 30 degree. दो आदमी है, एक टेम्पल है which is 40 मीटर tall, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। वो टेम्पल के टॉप पे देखते तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा भी देखता है, जहां पे वो खड़ा है वहां से भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये ए था, ये बी था जो देख रहे थे, और ये टेम्पल का टॉप पॉइंट है, ठीक है ना। ये टेम्पल की हाइट है। तो ए जो है सी की तरफ देखता है, बी जो है वो भी पॉइंट सी की तरफ देखता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। टेम्पल की हाइट 40 मीटर है। What is the distance the two men in meters? अब ये क्या डिस्टेंस है ए और बी के बीच में? That you have to find out. ये कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है। Let AD be x and DB be y, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? x प्लस y हमें फाइंड आउट करना है मीटर्स में। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल CD upon AD equals to tan 30 degree. CD is basically, it is perpendicular and it is base. So perpendicular upon base is tan theta. CD is 40 और AD जो है हमें फाइंड आउट करना है, हमें उसे x लिया है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x कितना आ जाएगा 40/√3 आ गया। सेम वे से सॉल्व कर लेंगे y की वैल्यू इन ट्रायंगल CD बाय BD इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो CD 40 है, BD y है, ये 1/√3, तो ये कितनी आ गई, y की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई 40/√3। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, x और y को हमें क्या करना था, प्लस करना था। x की वैल्यू भी 40/√3 है, y की वैल्यू भी 40/√3 है, 40 + 40 80/√3 मीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 40/√3 मीटर, राइट। तो इट इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी 80/√3 is the right answer of this question number 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अभी हमने जो सॉल्व किया वो ट्रिग्नोमेट्री का था, हाइट एंड डिस्टेंस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान में रखना है कि क्या फॉर्मूला होगा। 3 चीज़ें होती हैं जब हम हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो ये ध्यान देना होगा कि कौन सी वैल्यू हमें गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। The number of books sold by Ravi in the first month is 10% less than that sold in the fourth month. रवि ने जितनी किताबें 4th मंथ में सेल करी, ठीक है, 4th मंथ में जितनी सेल करी और 1st मंथ में जितनी सेल करी उसका कंपैरिजन यहाँ पे बताए। तो उन्होंने बोला रवि ने 1st मंथ में 4 मंथ के कंपैरिजन में 10% जो बुक्स थी वो कम सेल करी है, ठीक है। If the average number of books sold by him in first 3 months is 730, अगर उसने शुरू के 3 महीने में एवरेज बुक्स कितनी सेल करी है 730, and in the first 4 months is 850, और शुरू के 4 महीने में जो एवरेज बुक्स सेल करी हैं वो कितनी करी, 850 सेल करी हैं। Then find the number of books sold by him in the first month. तो फाइंड आउट कीजिए उसने पहले महीने में कितनी किताबें सेल की थी, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ में उन्होंने कितनी बुक्स सेल की थी, पहले तो वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय रवि इन फर्स्ट 3 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे हमें 730 जो दिया है वो एवरेज नंबर ऑफ बुक्स हैं, वो एवरेज नंबर है। तो क्या करेंगे, 730 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी 2190 बुक्स। उसने शुरू के 3 महीने में कितनी बुक्स सेल करी हैं, 2190 बुक्स सेल करी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स sold by him in first 4 months। 4 months में उसने कितनी बुक सोल्ड करी थी, एवरेज था उसका 850, तो टोटल उन्हें कितनी करी थी 850 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारा 3400। कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा। शुरू के 3 महीने में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में मिलाकर के उनने 2190 सेल करी
और अप्रैल भी उसमें इंक्लूड कर देते, चौथा महीना तो कितनी हो गई, वो बढ़ करके 3400 बुक्स आ गई। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ मंथ में उन्होंने कितनी बेची थी। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय हिम इन फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ में उन्होंने कितनी बेची थी, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल उन्होंने 4 महीने में बेची 3400 और 3 महीने में बेची थी 2190, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 1210। फोर्थ मंथ में उन्होंने कितनी बेची थी, 1210, और हमें निकालनी किसकी थी, फर्स्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ के लिए उन्होंने क्या बोला था, 10% कम बेची थी फोर्थ मंथ के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगर उसने फोर्थ मंथ के कंपैरिजन में 10% कम बेची थी तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय हिम इन द फर्स्ट मंथ 10% कम बेची, 100 माइनस 10/100 मतलब इसका 90% सेल किया। तो 90% इसका सेल किया तो ये कितना आ जाएगा, 1089। कितनी बुक सेल करी थी उसने फर्स्ट मंथ में, 1089 बुक्स उसने सेल करी थी, ऑप्शन 4, ठीक है ना। कैसे निकाला ये ध्यान रखिएगा, 1210 का 90%, क्योंकि उन्होंने हमें क्लियरली फर्स्ट लाइन में बोला था कि फर्स्ट मंथ में उसने फोर्थ मंथ के कंपैरिजन में 10% कम बुक सेल करी थी। तो 10% कम का मतलब हुआ कि 90% जो है 4 मंथ का उसने सेल किया था। तो 1210 का 90% कितना होगा कैंडिडेट्स, इट विल बी 1089। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रूट्स ऑफ a ब्रैकेट b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन a b c r। अब यहाँ पे हमें रूट्स दिए, एक इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछा है कि ये जो इक्वेशन जो है वो किसकी है, इज इट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ट्रिपलेट और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इट इज इन प्रोग्रेशन। तो देखिए अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac के इक्वल आ जाती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है इट इज b² माइनस 4ac, देन इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि a b c की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो a की वैल्यू है हमारी a b माइनस सी, b की वैल्यू है b c माइनस a, और c की वैल्यू कितनी है c a माइनस b, ठीक है ना। अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वैल्यू, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट करें a b c की, b² की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, a की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें और c की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, अगर हमारा आंसर जो है 1 आ जाता है, देन इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। बट व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल नॉट फाइंड इट इक्वल्स टू 1, हमारा जो है 1 नहीं आएगा। सो इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाएंगे और सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। स्टिल फिर भी कहीं क्वेरी आती, कहीं पे डाउट आता है तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा था कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, राइट। तो हमने आज के इस वीडियो में जो है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए सॉल्व किए हैं। आई होप ये आपको जो है काफ़ी अच्छे से टॉपिक से जो क्वेश्चन हमें आए हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
राइट। सो अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पे बने रहना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि इस तरीके के जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, साथ ही साथ हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी और मार्क्स भी हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, चांसेस हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे टू बी सिलेक्टेड एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। So good luck candidates, stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE Flyer.